फ़ोन की तीसरी बैल के बाद अचानक काल पक हो गई। मैंने नर्म और एहतराम भरी आवाज़ में कहा, अस्सलाम अलैकुम। वो आगे से बहुत ही आहिस्ता सहमी हुई और तकरीबन कांपती सी आवाज़ में जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज़ सुनते ही मैं फ़ौरन समझ गया कि ये महविश ही है। इसकी आवाज़ में वो शर्म, वो बेचैनी और वो खौफ साफ झलक रहा था। एक शादीशुदा औरत जो ये भी जानती थी कि मेरे साथ उसका एक ख़ास ताल्लुक़ बनने वाला है, वो पहले ही से खौफ और शर्म के साए में घिरी हुई थी। इसकी सांस की हल्की सी आवाज़ भी फ़ोन पर सुनाई दे रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इसकी ये सहमी हुई अदा कितनी प्यारी है। एक तरफ वो डर रही थी, दूसरी तरफ शायद दिल में एक नई सी बेचैनी भी जाग उठी होगी। मैंने बहुत नरम, प्यार भरी और हल्के से मुस्कुराते हुए आवाज़ में बात जारी रखी, महविश भाभी, आप ठीक हैं ना? आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। वो कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर बहुत ही धीमी आवाज़ में बोले, ओ जी ठीक हूँ। इसकी आवाज़ में शर्म इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था जैसे वो फ़ोन को कान से लगाए हुए भी शर्मा रही हो। मैंने उनकी इस अदा को महसूस करते हुए आहिस्ता से कहा, ओ भाभी, मैं जानता हूँ कि ये कॉल आपके लिए अचानक है। आप घबराई नहीं, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। आपकी भाभी ने मुझे आपका नंबर दिया था और कहा था कि आपसे मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। महविश ने फिर कुछ देर खामोशी इख्तियार की। मैं उनकी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी मगर अल्फाज उनके गिले में अटक रहे थे। आखिरकार वो बहुत आहिस्ता से बोले, ओ जी मैंने सुना है। मेरी आवाज़ में कोई जल्दी या दबाव नहीं था। मैंने बड़े नाजुक और हमदर्दाना अंदाज में कहा, ओ भाभी, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बस एक बार मिलना चाहता हूँ। आप जहाँ और जिस वक्त कहीं, मैं हाजिर होऊंगा। आपकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। इसकी सहमी हुई आवाज़, इसकी शर्म, इसकी बेचैनी, सब कुछ मेरे दिल में एक मीठी सी लहर पैदा कर रही थी। फौजिया आंटी की याद तो अब भी ताज़ा थी, मगर इस लम्हे महविश की ये नाजुक अदा भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो अब भी फ़ोन पर खामोश थी। मैंने सब्र से इंतज़ार किया। ग्राउंड में हुआ आहिस्ता चल रही थी, तलबा की आवाज़ें दूर से आ रही थीं, और मैं फ़ोन पर महविश की सांसों को सुनते हुए सोच रहा था कि ये लम्हा कितना ख़ास है। मैंने आहिस्ता से फिर बात जारी रखने की तैयारी की। मैंने सोचा कि इसके साथ बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से और बड़े एहतराम के साथ बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने आहिस्ता और नर्म लहजे में बात शुरू की, ओ महविश भाभी, आपका और आपके शौहर का क्या हाल है? सब खैरियत तो है ना? वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोले, ओ जी सब खैरियत है। शौहर साहिब ठीक हैं, जॉब पर गए हुए हैं। मैंने उनकी आवाज़ में अब भी मौजूद शर्म को महसूस किया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, वो आपका दिन कैसे गुजर रहा है भाभी? घर का काम काज तो ठीक चल रहा है ना? इसके बाद हमारे दरमियान नॉर्मल रस्मी बातें शुरू हो गईं। मैंने उनसे उनके शहर के हालात पूछे, मौसम की बात की और कुछ आम सी बातों का जिक्र किया। वो भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। शुरू में उनकी आवाज़ बहुत धीमी और सहमी हुई थी, मगर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, उनकी आवाज़ में थोड़ी सी राहत आती गई। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे कि कॉल जारी थी। अब महविश की आवाज़ काफ़ी हद तक ऊंची और नॉर्मल हो चुकी थी। वो पहले की निस्बत ज़्यादा आराम से बात कर रही थी। उनके जुमले भी अब शॉर्ट और मुख्तसर नहीं रहे थे, बल्कि वो थोड़ी थोड़ी तफसील से जवाब दे रही थी। मैंने खुशी से नोट किया कि उनकी शर्म अभी भी मौजूद थी, मगर अब वो खौफ वाला एहसास कम हो गया था। वो कभी कभी हल्का सा हंस भी पड़ती थी जब मैं कोई हल्की फुल्की बात करता। मैंने नर्म आवाज़ में कहा, भाभी, बात करते हुए आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। शुरू में तो लग रहा था जैसे आप डर रही हैं, अब बहुत बेहतर है। वो शर्माते हुए बोले, ऊ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये औरत कितनी नाजुक और खूबसूरत लग रही है। फौजिया आंटी की याद तो मेरे दिल में गहरी थी, मगर महविश की ये शर्माई हुई अदा भी मेरे दिल को छू रही थी। एक शादीशुदा औरत की ये पहली मुलाकात वाली शर्म, ये आहिस्ता आहिस्ता खिलना, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। ग्राउंड में बैठे हुए वक्त आहिस्ता गुजर रहा था। दूसरे लेक्चर का वक्त करीब आ रहा था, मगर मैं अभी भी फ़ोन पर महविश से बात कर रहा था। हुआ कि झोंकों से दरख्त की पत्तियां हल रही थीं और सूरज की नरम धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने सोचा कि अब आहिस्ता आहिस्ता बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने बहुत नाजुक अंदाज में पूछा, ओ भाभी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या हम एक बार मिल सकते हैं? बस थोड़ी सी बात करने के लिए। अब जहाँ कहीं मैं आ जाऊंगा। अब महविश की तरफ से जवाब आने वाला था। उनकी आवाज़ अब नॉर्मल हो चुकी थी, मगर इसमें अब भी एक ख़ास सी शर्म झलक रही थी। महविश अब बात करते हुए काफ़ी आराम से हो चुकी थी।
शुरू की शर्म और सहमी हुई आवाज़ अब तकरीबन ख़त्म हो गई थी। जब भी मैं कोई सवाल करता वो इसका जवाब अब लंबा और तफसील से देती थी। उनकी आवाज़ में एक नरम पिन और हल्का सा एतमाद आ चुका था। तकरीबन 10 मिनट की बातचीत में मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। मैंने उनसे उनके शौहर की जॉब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके शौहर एक प्राइवेट कंपनी में मिडिल लेवल के ऑफिसर हैं और अक्सर दिन की शिफ्ट में काम करते हैं। वो बताती रहें कि शौहर बहुत अच्छे हैं मगर काम की वजह से घर पर ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। फिर मैंने उनके घर बार के बारे में पूछा। महविश ने बताया कि उनका घर शहर के एक पुरसुकून मोहल्ले में है, छोटा सा मगर बहुत साफ सुथरा और आरामदेह है। वो खुद घर संभालती हैं और दिन भर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। इसके बाद मैंने उनके अपने फैमिली के बारे में पूछा। महविश ने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि उनका एक ही भाई था जो शेखुपुरा वाला था। वो आंटी का शौहर था मगर कुछ अरसा पहले फौत हो चुका है। जब वो अपने भाई का जिक्र कर रही थीं तो उनकी आवाज़ में एक हल्का सा गम झलक आया। उन्होंने बताया कि भाई की वफ़ात के बाद फैमिली में बहुत खला रह गया है। महविश ने यह भी बताया कि उनकी एक बड़ी बहन भी है जो शादीशुदा है और दूसरे शहर में रहती है। वो कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेती हैं मगर मुलाकात कम ही हो पाती है। मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनकी आवाज़ में जब भी फैमिली का जिक्र आता उनके जज्बात साफ झलक रहे थे। मैंने सोचा कि महविश एक सादा घरेलू और नाजुक दिल की औरत है। उनकी शर्म अब भी मौजूद थी मगर अब वो बात करते हुए ज़्यादा खिलकर जवाब दे रही थी। मैंने नर्म और हमदर्दी भरी आवाज़ में कहा, भाभी आपकी बातों से लगता है कि आपका दिल बहुत नर्म है। फैमिली के बारे में बताते हुए आपकी आवाज़ में एक ख़ास सा एहसास आ जाता है। भाई की वफ़ात का गम अब भी है ना? महविश ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी। कभी कभी बहुत याद आ जाता है। इस दौरान ग्राउंड में वक्त आहिस्ता गुजर रहा था। दूसरे लेक्चर का वक्त करीब आ रहा था मगर मैं अभी भी फ़ोन पर उनकी बात सुन रहा था। वो आहिस्ता चल रही थी और सूरज की नरम धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि महविश भी एक अच्छी औरत है मगर फौजिया आंटी की वो शर्माई हुई अदा, उनकी नाजुक आंखें और कल रात की वो कुर्बत, मेरे दिल में अब भी फौजिया आंटी ही ज़्यादा गहरी बैठी हुई थी। फिर भी महविश से ये बातचीत मेरे लिए एक दिलचस्प तजर्बा बन रही थी। मैंने आहिस्ता से बात जारी रखने का सोचा। महविश ने बताया कि उनकी एक बड़ी बहन भी है जो शादी के बाद अपने शौहर के साथ इंग्लैंड चली गई थी। अब वहाँ ही आबाद हैं और कभी कभी वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। जब वो अपनी बहन का जिक्र कर रही थीं तो उनकी आवाज़ में एक हल्का सा उदासी का साया आ गया मगर फ़ौरन ही उन्होंने बात बदल दी। इस दिन में तकरीबन 20 मिनट तक महविश से नॉर्मल और आरामदेह बातें करता रहा। मैंने उनसे उनके शौहर की जॉब के बारे में तफसील से पूछा। उनकी जॉब टाइमिंग क्या है, किस दिन ऑफ होता है, कब घर आते हैं और कब ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। महविश ने भी आहिस्ता आहिस्ता सब बता दिया। उनकी आवाज़ में अब कोई खौफ नहीं रहा था बल्कि एक नॉर्मल सी बातचीत का सिलसिला चल रहा था। मैंने बड़े नाजुक अंदाज में उनकी बातों को सुनते हुए कभी कभी हल्का सा मुस्करा भी दिया। वो भी अब ज़्यादा खिलकर बातें कर रही थीं। बातचीत के आखिर में मैंने नरम आवाज़ में कहा, भाभी जब भी आप फ्री हों या आपका दिल करे मुझे बस एक मिस कॉल कर दिया करे, मैं खुद आपको कॉल कर लिया करूँगा। कोई जल्दी नहीं है, आप जब चाहें जब आराम हो तब बात करेंगे। महविश ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी ठीक है। इस दिन इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं हुआ। हमारी बातचीत ख़त्म होने के बाद मैंने फ़ोन जेब में रख लिया। यूनिवर्सिटी का दूसरा लेक्चर शुरू होने वाला था। मैं बेंच से उठा और क्लास की तरफ चल पड़ा लेकिन पूरे रास्ते मेरे ज़हन में दो औरतों की यादें घूम रही थीं। एक फौजिया आंटी जिनकी शर्माई हुई अदा, झुकी हुई नज़रें और कल रात का वो नाजुक लम्हा अब भी मेरे दिल में गहरा बैठा हुआ था। दूसरी महविश जिनकी आवाज़ में अभी तक शर्म का हल्का सा रंग बाकी था मगर बात करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता खिल रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि दोनों ही मुख्तलिफ हैं मगर दोनों ही अपने अंदाज में नाजुक और दिलचस्प हैं। फौजिया आंटी तो मेरे दिल में पहले से ही घर कर चुकी थी मगर महविश से ये नई बातचीत भी एक दिलचस्प आगाज़ लग रहा था। लेक्चर के दौरान भी कभी कभी मेरा ध्यान उधर उधर भटक जाता। मैं सोच रहा था कि फौजिया आंटी अब क्या सोच रही होंगी। क्या वो मेरे मैसेज का इंतज़ार कर रही हैं? अब फिर अभी भी सोच में पड़ी हुई हैं। रात को घर वापस आकर भी फौजिया आंटी की याद ने मुझे घेर रखा था। मैंने सोचा कि आज उन्हें एक नर्म सा मैसेज ज़रूर कर दूंगा, बस ये पूछने के लिए कि वो ठीक तो हैं। इस दिन की बाकी घड़ियां मामूल के मुताबिक गुजरी मगर मेरे दिल में एक नई उम्मीद और एक मीठी सी बेचैनी जाग उठी थी।